तो आज हमारे पास एक दस्तावेज है जिसका नाम है काली बाई क्रोमिकम। हाँ। अब नाम से तो लगता है कि ये कोई केमिस्ट्री की क्लास होने वाली है। हाँ, और है भी। ये पोटेशियम बाइक्रोमेट नाम के केमिकल के बारे में है। सही है। लेकिन ये किसी साइंस की किताब जैसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मोटे लोगों, अजीब से बलगम और घड़ी की तरह एकदम सटीक समय पर होने वाले दर्द का जिक्र है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन है कि इस पहेली के सारे टुकड़ों को एक एक करके उठाएं, उन्हें जोड़ें और देखें कि आखिर ये दस्तावेज हमें क्या तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा है। और ये एक बहुत ही अनोखी पहेली है, क्योंकि जैसे ही आप इसे पढ़ना शुरू करते हैं, आपको एहसास होता है कि आप विज्ञान की दुनिया में नहीं हैं। हाँ। आप एक अलग ही तर्क की दुनिया में। इसकी जो भाषा है, इसका जो नजरिया है, वो होम्योपैथी से बहुत मिलता जुलता है। अच्छा। तो आज हम यहाँ इसकी वैज्ञानिक सच्चाई पर बहस करने के लिए नहीं हैं। हम एक जासूस की तरह ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दस्तावेज का अपना तर्क क्या है। ये दुनिया को कैसे देखता है। हाँ, और जो बात शुरू में ही पकड़ में आती है वो ये है कि ये दस्तावेज किसी बीमारी के नाम में दिलचस्पी नहीं रखता। अच्छा। ये उस इंसान में दिलचस्पी रखता है जिससे वो बीमारी हुई है। मतलब उसका शरीर कैसा है, उसकी आदतें कैसी हैं, ये सब उसके लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, और इसी बात ने मेरा ध्यान सबसे पहले खींचा। ये किसी दवा के बारे में बताने से पहले ये बताता है कि ये दवा किस तरह के इंसान के लिए है। एक प्रोफाइल बनाता है। बिल्कुल। दस्तावेज में साफ साफ लिखा है, मोटे हल्के रंग के बालों वाले लोग। और बच्चों के बारे में भी एक खास जिक्र है। हाँ। गोलमटोल, छोटी गर्दन वाले बच्चे जिन्हें क्रूप की समस्या रहती है। क्रूप यानी एक तरह की गले की खांसी। ये तो लगभग किसी किरदार का स्केच बनाने जैसा है ना? ये बिल्कुल एक स्केच है, और ये सिर्फ बाहरी बनावट तक सीमित नहीं है। ये थोड़ा और गहरा जाता है। कैसे? इसमें एक लाइन है, मांसल लोगों में यौन इच्छा की कमी। अब देखिए, ये कितना दिलचस्प है। हाँ, ये तो है। आज की मेडिकल साइंस में हम शायद ही किसी केमिकल को इस तरह के व्यक्तित्व के लक्षणों से सीधे तौर पर जोड़ेंगे। सही बात है। लेकिन ये दस्तावेज बीमारी को एक अलग नजरिए से देख रहा है। इसके लिए शरीर और मन एक ही हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू। हाँ, ये कह रहा है कि ये केमिकल उन लोगों पर असर करता है जो स्वभाव से ही थोड़े धीमे या सुस्त हैं, और ये उनके शरीर के सिस्टम को भी उसी तरह प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसने अपना टारगेट ऑडियंस चुन लिया, मोटे, गोलमटोल और थोड़े सुस्त लोग। अब सवाल यह है कि ये उनके शरीर में जाकर करता क्या है। इसका मुख्य निशाना क्या होता है? तो इसका जो मुख्य निशाना है वो है शरीर की श्लेष्मा झिल्ली, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा, मतलब जो हमारे शरीर की अंदरूनी त्वचा होती है। बिल्कुल। आसान भाषा में कहें तो वही। हाँ, हमारी आंखों से लेकर नाक, मुंह, गला, पूरे अंदरूनी रास्ते में। हाँ, पूरे रास्ते में एक परत की तरह। तो दस्तावेज कहता है कि ये केमिकल असल में शरीर के लगभग हर अंदरूनी हिस्से पर असर डाल सकता है। तो इसका असर पूरे शरीर की अंदरूनी परत पर होता है। लेकिन ये तो बहुत सी चीजों के बारे में कहा जा सकता है। क्या इस दस्तावेज में कोई ऐसा सबूत या कोई अंगूठे का निशान बताया गया है? हाँ, बिल्कुल। जिससे हम कह सकें हाँ, ये काली बाइक्रोमिकम ही है। और यही इस पहेली का सबसे महत्वपूर्ण टुकड़ा है। दस्तावेज एक बहुत ही ग्राफिक और यादगार पहचान बताता है। वो कहता है कि इन श्लेष्मा झिल्लियों से एक गाढ़ा, चिपचिता, तार जैसा बलगम या स्राव निकलता है। तार जैसा? हाँ, ये कोई आम बलगम नहीं है। वर्णन ऐसा है कि यह अंगों से चिपक जाता है और इसे लंबे धागों में खींचा जा सकता है। अच्छा। ये इसका सिग्नेचर मूव है, इसका कॉलिंग कार्ड। एक गाढ़ा, चिपचिपा, तार जैसा स्राव। ये वर्णन बहुत ज्यादा ग्राफिक है। ऐसा लगता है कि लिखने वाला चाहता था कि पढ़ने वाला इसकी कल्पना करे। बिल्कुल। ये लगभग किसी हॉरर फिल्म के मॉन्स्टर जैसा लगता है जो शरीर के अंदर चिपक जाता है। तो क्या ये हस्ताक्षर हमें शरीर के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलता है? बिल्कुल, यही तो इसकी खासियत है। पेट की समस्या हो, नाक की या गले की, ये तार जैसा बलगम हर जगह मौजूद होता है। लेकिन इससे पहले कि हम अलग अलग अंगों पर इसके असर को देखें, एक और बहुत ही अनोखी बात है। वो क्या? ये दस्तावेज लक्षणों के पैटर्न पर बहुत जोर देता है। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या हो रहा है, बल्कि ये भी देखता है कि कैसे और कब हो रहा है। पैटर्न मतलब लक्षणों के आने जाने का कोई खास तरीका। हाँ, और ये बहुत ही अजीब है। दस्तावेज में ऑल्टरनेटिंग यानी बारी बारी से आने वाले लक्षणों का जिक्र है। बारी बारी से। इसका एक क्लासिक उदाहरण है
गठिया और पेट की समस्याओं का रिश्ता। दस्तावेज कहता है कि ये दोनों बीमारियां एक साथ नहीं रहती। एक साथ नहीं रहती। जब एक आती है तो दूसरी चली जाती है। जैसे पतझड़ में गठिया का दर्द बढ़ा तो पेट बिल्कुल ठीक रहेगा, और जैसे ही वसंत आया गठिया ठीक हो गया और पेट में गड़बड़ी शुरू हो गई। अरे वाह। एक और उदाहरण है गठिया और पेचिश का, एक के बाद दूसरा, जैसे कोई रिले रेस चल रही हो। ये तो बहुत ही अजीब है, लेकिन इसके पीछे का तर्क क्या हो सकता है? और ये सिर्फ एक अनोखा पैटर्न नहीं है, ये इस दस्तावेज के मूल दर्शन को दिखाता है। अच्छा। इसके हिसाब से शरीर कोई मूर्ख नहीं है जो एक साथ 10 लड़ाइयां लड़ेगा। वो अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करता है। जब गठिया की समस्या को दबाया जाता है तो वही ऊर्जा पेट में प्रकट हो जाती है। ये एक तरह का समस्या के संरक्षण का नियम जैसा है। मतलब शरीर समस्या को खत्म नहीं कर रहा, बस उसे एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर रहा है। बिल्कुल। ये बताता है कि बीमारियां अलग अलग दुश्मन नहीं, बल्कि एक ही समस्या के अलग अलग चेहरे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये तो हुई बीमारियों के बड़े पैटर्न की बात। क्या दर्द के बारे में भी कोई ऐसा ही अनोखा पैटर्न है? हाँ, दर्द का पैटर्न तो और भी ज्यादा विशिष्ट है। दस्तावेज कहता है कि इसका दर्द फैला हुआ नहीं होता। मतलब? ये ऐसा दर्द नहीं है जो पूरे घुटने या पूरी पीठ में हो। ये इतना सटीक होता है कि इसे उंगली के सिरे से ढका जा सकता है। उंगली के सिरे से ढका जा सकता है? ये तो बहुत अजीब है। हाँ, कल्पना कीजिए कि जैसे किसी ने एक गर्म स्विच बो दी हो, एक बहुत ही छोटा केंद्रित बिंदु। अच्छा। दूसरी बात, ये दर्द घुमक्कड़ है। ये तेजी से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाता है, घूमता रहता है। हाँ, आज सुबह कोनी में है तो शाम तक टखने में पहुंच सकता है। और इसके आने जाने का तरीका कैसा है? वो इसकी तीसरी खासियत है। ये अचानक आता है और अचानक ही गायब हो जाता है, कोई चेतावनी नहीं। मतलब जैसे लाइट का स्विच ऑन किया और फिर ऑफ कर दिया। बिल्कुल। और चौथी और शायद सबसे हैरान करने वाली बात नसों के दर्द यानी न्यूरोलजिया के बारे में है। दस्तावेज कहता है कि ये दर्द हर दिन एक ही समय पर होता है। एक ही समय पर मतलब ठीक सुबह 9 बजे तो कल भी ठीक सुबह 9 बजे। हाँ, ये तो किसी अलार्म क्लॉक जैसा हुआ। ये शारीरिक लक्षण कम और कोई अजीब सी आदत ज्यादा लगती है। बिल्कुल। और यही इस दस्तावेज का सार है। ये इन्हीं छोटे छोटे अजीब और सटीक पैटर्न्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जिन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चिपचिपा तार जैसा स्राव इसका मुख्य हथियार लगता है और ये बहुत ही अनुशासित और अजीब पैटर्न में काम करता है। चलिए अब देखते हैं कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये क्या करता है। पेट से शुरू करें। हाँ, पेट पर इसका असर काफी विस्तार से बताया गया है। एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें लिखा है कि बियर पीने से तकलीफें बढ़ जाती हैं। अच्छा। इसके अलावा भूख न लगना और खाने के तुरंत बाद पीठ में पत्थर जैसा भारीपन महसूस होना ये आम लक्षण है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। और गंभीर लक्षण भी हैं। हाँ, वर्णन काफी गंभीर हो जाता है। इसमें रस्सी जैसे बलगम और खून की उल्टी का जिक्र है। तो यहाँ फिर से वही सिग्नेचर लक्षण लौट आया। हाँ, और एक बहुत ही खास बात कही गई है, पेट के गोल अल्सर। ये सिर्फ पेट की गैस या अपच की बात नहीं कर रहा, ये एक बहुत ही विशेष और गहरी समस्या की तरफ इशारा कर रहा है। तो पेट की उल्टी में भी रस्सी जैसा बलगम, नाक से भी रस्सी जैसा बलगम, और मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि खांसी में भी वही होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है कि ये दस्तावेज एक ही हस्ताक्षर को पूरे शरीर में बार बार दिखा रहा है, चाहे समस्या कहीं भी हो। नाक के बारे में क्या बताया गया है? नाक के मामले में वर्णन और भी सटीक हो जाता है। इसमें लिखा है कि नाक की जड़ में, मतलब दोनों भौहों के बीच में, एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। नाक के अंदर से सूखी पपड़ी निकलती है जिसे क्लिंकर कहा गया है, और फिर वही हमारा जाना पहचाना लक्षण, गाढ़ा रस्सी जैसा हरे रंग का बलगम। बिल्कुल। और ये नाक के पर्दे यानी सेप्टम में अल्सर भी पैदा कर सकता है। मतलब ये सिर्फ बलगम ही नहीं बनाता बल्कि शरीर के ढांचे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, ये काफी गंभीर है। चलिए अब गले और खांसी की तरफ बढ़ते हैं। वहां क्या कहानी है? गले के मामले में ये डिप्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों का जिक्र करता है, जहां गले में एक नकली झिल्ली बन जाती है। लेकिन एक और बहुत ही अनोखा अवलोकन है। क्या? ये हमारे गले में लटकने वाले छोटे से मांस के टुकड़े यानी कौवे के बारे में है। दस्तावेज कहता है कि वो एक पानी से भरे थैले जैसा दिखता है। पानी से भरे थैले जैसा? हाँ, मतलब बहुत ज्यादा सूजा हुआ, लेकिन उसमें लाली कम होती है। ये बहुत ही बारीक डिटेल है। और खांसी? मुझे यकीन है वो भी अनोखी होगी। खांसी का वर्णन भी बहुत खास है।
इसे जोरदार खड़खड़ाहट वाली खांसी कहा गया है, जिसमें गले में चिपके हुए बलगम को निकालने की कोशिश में मरीज को उबकाई तक आ जाती है। अच्छा। लेकिन सबसे अजीब बात अब आ रही है। दस्तावेज में लिखा है कि ये खांसी कपड़े उतारते समय बढ़ जाती है। 1 मिनट रुकिए। कपड़े उतारते समय खांसी का बढ़ना, ये इतना अजीब है कि इस पे विश्वास करना मुश्किल है। हाँ, क्या दस्तावेज इसका कोई कारण बताता है, जैसे ठंडी हवा का लगना, या ये सिर्फ एक रहस्यमयी अवलोकन है? दस्तावेज कोई कारण नहीं बताता, ये बस एक तथ्य के रूप में से दर्ज करता है। और यही इसका दृष्टिकोण है, क्यों से ज्यादा क्या पर ध्यान देना। सही है। और इसी तरह का एक और तर्क को उलटने वाला लक्षण क्रूप के बारे में है। दस्तावेज कहता है कि क्रूप में जो सांस लेने में तकलीफ होती है, वो लेटने से बेहतर हो जाती है। ये तो बिल्कुल उल्टा है। आमतौर पे सांस की तकलीफ में लोग बैठना पसंद करते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए ये दस्तावेज इन विरोधाभासी लक्षणों को इतना महत्व देता है। ये तो वाकई एक पहेली की तरह है। अच्छा, एक और नाटकीय लक्षण का जिक्र था, सिरदर्द। उसकी कहानी क्या है? हाँ, सिरदर्द का पैटर्न तो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। दस्तावेज के मुताबिक सिरदर्द आने से ठीक पहले व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। अंधापन सिरदर्द से पहले? हाँ, धुंधलापन या पूरी तरह से अंधापन छा जाता है। और फिर कहानी और दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जैसे जैसे सिरदर्द बढ़ता है, दृष्टि वापस आने लगती है। क्या बात है! मतलब जैसे जैसे दर्द की तीव्रता बढ़ती है, आंखों की रोशनी साफ होती जाती है। हाँ, दर्द और दृष्टि का यह उल्टा रिश्ता बहुत ही अनोखा है। ये तो सच में किसी फिल्म के सीन जैसा है। अंधापन और फिर दर्द के साथ रोशनी का लौटना। अब एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, मौसम का इन लक्षणों पर क्या असर होता है? इस मामले में दस्तावेज बहुत साफ है। ये एक सामान्य नियम बताता है। ज्यादातर तकलीफें गर्मी के मौसम में या गर्म मौसम में बढ़ जाती हैं। हर तरह की तकलीफ? लगभग हर समस्या पर लागू होता है, चाहे वो पेट की हो या गठिया की। इसका एक खास उदाहरण भी दिया गया है। गर्भाशय का खिसकना भी गर्म मौसम में होता हुआ प्रतीत होता है। तो एक सीधा साधा नियम है, गर्मी मतलब ज्यादा तकलीफ। लगभग। लेकिन हर अच्छे नियम का एक अपवाद होता है, और वही उसे दिलचस्प बनाता है। और यहाँ क्या अपवाद है? यहाँ अपवाद है त्वचा। दस्तावेज कहता है कि त्वचा के लक्षण जैसे कि दाने या अल्सर ठंडे मौसम में बेहतर हो जाते हैं। अच्छा, तो जहाँ शरीर की बाकी सारी तकलीफें गर्मी में बढ़ रही हैं, वहीं त्वचा को ठंडक में आराम मिलता है। बिल्कुल। और दस्तावेज सिर्फ ये बताकर रुक नहीं जाता। ये इस जानकारी की तुलना 2 और पदार्थों से भी करता है, हाँ? एलम और पेट्रोलियम से, और बताता है कि उनमें इसका ठीक उल्टा होता है। ये दिखाता है कि ये जानकारी हवा में नहीं है, बल्कि इसे एक बड़े तुलनात्मक सिस्टम के हिस्से के रूप में देखा और समझा जा रहा है। तो आज इस पहेली को जोड़ने के बाद जो तस्वीर सामने आ रही है, वो ये है कि काली बाइक्रोमिकम पर ये दस्तावेज इसे एक ऐसे पदार्थ के रूप में देखता है जो एक खास शारीरिक बनावट वाले, मतलब मोटे और सुस्त लोगों पर असर करता है। सही। इसका मुख्य हथियार है शरीर की अंदरूनी परतों पर एक चिपचिपा तार जैसा स्राव पैदा करना, और इसके काम करने का तरीका बहुत ही अनुशासित और अजीब है। बिल्कुल। लक्षण बारी बारी से आते हैं, दर्द सुई की नोक जितना सटीक होता है, और सब कुछ एक घड़ी की तरह समय पर होता है। और इन सब पर मौसम, खासकर गर्मी का बहुत गहरा असर पड़ता है। और अगर हम इससे एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखें, तो इस दस्तावेज का सबसे बड़ा सबक ये है कि ये हमें चीजों को देखने का एक नया तरीका सिखाता है। हाँ। ये कहता है कि किसी भी समस्या को समझने के लिए उसके सबसे अजीब, सबसे छोटे और सबसे तर्कहीन लगने वाले हिस्सों पर ध्यान दो। जैसे खांसी का कपड़े उतारते समय बढ़ना। हाँ, ये सिर्फ क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं देता, बल्कि कैसे, कब और किन परिस्थितियों में हो रहा है, इसकी बहुत गहरी पड़ताल करता है। दर्द का एक छोटे से बिंदु पर होना या सिर दर्द से पहले अंधापन छा जाना, हर छोटा विवरण महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की ये खोज यहीं खत्म करते हैं, लेकिन सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरूर। ये दस्तावेज हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी समस्या को पूरी तरह से समझने के लिए उसके सबसे छोटे और अजीब लगने वाले पैटर्न पर ध्यान देना कितना जरूरी हो सकता है। क्या हमारे जीवन की अन्य चुनौतियों या समस्याओं में भी, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हों, रिश्तों से या काम से, हाँ, क्या उनमें भी ऐसे ही छिपे हुए, दोहराए जाने वाले पैटर्न हो सकते हैं जिन्हें हम अक्सर शोर में नजरअंदाज कर देते हैं? शायद असली समझ इन्हीं छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ने में ही छिपी हो।